यानी कि एक इंसान, एक आदमी जो कि क्राउड में मौजूद था। ठीक है, स्टोरी का टाइटल ये है। अच्छा, इट इज़ रिटन बाय एडगर एलन पो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है आपने इसका नाम भी सुना होगा। कहानीकार ने ये कहानी जर्मन किताब के एक जुमले से शुरू की है कि कुछ किताबें इतनी पेचीदा होती हैं कि वो नहीं चाहती कि कोई शख्स इनको पढ़े और इनको समझ सके। ठीक है, इसी तरह कहानीकार के मुताबिक कुछ लोग नहीं चाहते कि कोई इनको जान पहचान सके, वो छुपना पसंद करते हैं। यानी कि इस स्टोरी के अंदर समथिंग आप कह लो कि ये एक मिस्टिकल स्टोरी है। ठीक है, राइटर ने इसको वेग ही रखा है, मिस्ट्री इसके अंदर ज़्यादा रखी है। ठीक है, और उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाए हैं लाइफ के या ह्यूमन बींग्स के कि वो कहता है कि जिनका जानना, जिनकी पेचीदगियों को समझना जो है ना, वो किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो छुपी हुई ही अच्छी लगती हैं, वो ये कहना चाहता है। ये कहानी हमें एक बूढ़े खस्ता हाल शख्स और कहानी बयान यानी कि नरेटर के बारे में बताती है। यानी इस कहानी में सिर्फ 2 करैक्टर हैं। ठीक है, एक नरेटर है जो कहानी सुना रहा है और एक बूढ़ा शख्स है। नरेटर ने एक लंबी बीमारी के बाद सेहत हासिल की है। इसको अपनी खोई हुई सेहत दोबारा पाकर बेहद खुशी है। इसको सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, जबकि सांस लेना भी इसके लिए खुशी का बायस है। वो एक कॉफ़ी हाउस के पास बैठा लोगों के हजूम को देख रहा है। इसको तरह तरह के लोग दिखाई देते हैं। वो ख़वातीन और मर्द दोनों को देखता है। वो दुकानदार, ग्राहक, मजदूर और क्लर्क वगैरह से गुजरते हैं, यानी उस शॉप के पास से गुजरते हैं, कॉफ़ी शॉप के पास से। कई मुजरिम भी वहाँ से गुजर रहे हैं। वो इन सब का जायज़ा लेता है। कौन? वही नरेटर। नरेटर यानी वो कॉफ़ी शॉप में गया है और वो गुजरने वाले तमाम तो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। अचानक उसकी नज़रें खस्ता हाल बूढ़े पर पड़ती है। बूढ़े में कोई ख़ास बात, कहानी बयान, अच्छा, यानी कि नरेटर को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेती है। यानी बूढ़े में कोई ऐसी बात उसको दिखाई देती है जिसकी तरफ वो नरेटर जो है वो मतवज्जे हो जाता है। नरेटर उठकर इसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन बूढ़ा शख्स अपना चेहरा छुपाए हुए अपने कोट, यहाँ पे था इन्होंने कोट के कॉलर ऊपर उठाए हुए हजूम के दरमियान छुपा हुआ मुसलसल चलता रहता है। यानी उसका पीछा करना शुरू कर देता है बूढ़े आदमी का। वो हजूम से बाहर नहीं आता और हजूम या भीड़ वाली जगहों से गुजरता है। नरेटर भी मुसलसल इसका पीछा कर रहा है। इस तरह कई घंटे गुजर जाते हैं। आधी रात तक का वक्त गुजर चुका है। वो दोनों मुख्तलिफ गलियों बाजारों में से गुजर रहे हैं, हत्ता कि बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन बूढ़ा शख्स बारिश में भी पहले की तरह चलता रहा और नरेटर इसका पीछा करता रहा। नरेटर इसको करीब से देख नहीं सका, लेकिन बूढ़े की कोई चीज़ नरेटर को पीछा करने पर मजबूर कर रही थी। अब तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर चुका था। बूढ़ा बिल्कुल नहीं थका था। बूढ़ा चलते चलते ऐन उसी बाजार जगह या कॉफ़ी की दुकान के करीब से गुजर आता, यानी कि 24 घंटे गुजर के वो दोबारा उसी जगह पे आ गए वापस दोनों। ठीक है, उस कॉफ़ी शॉप के करीब। नरेटर इसका पीछा करना अब छोड़ देता है। शायद कि नरेटर को बूढ़े में अपना ही अक्स दिखाई दे रहा था जो नरेटर को अपनी जानिब खींच रहा था, या फिर ये नरेटर के अपने ज़मीर की ख़लिश थी, या वो माजी का कोई जुर्म था जो उसका पीछा कर रहा था और वो अपने अंदर के खौफ को मिटाने के लिए घूमने लगा और बूढ़े का पीछा करने लगा। शायद बूढ़ा नरेटर का अपना ही भेस बदला हुआ अक्स था। ठीक है, अब ये खुद ही अज्यूम्स वो बता रहा है। अपनी ही छुपी हुई खलीश ज़मीर दबी हुई होना चाहिए था, दबी शख्सियत थी कि वो बूढ़े का पीछा अपने अंदर के खौफ की वजह से करता रहा। इसमें अब उसने जस्ट ये बताया है कि यानी कि उसने एक तो मिस्ट्री बताई है। ठीक है, कि तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मिस्टिकल हैं। ठीक है, आउटवर्डली तो वो इतने नहीं दिखाई देते। ठीक है, या उनकी जो इनर वर्ल्ड है वो कोई भी शख्स बहुत इजीली एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। ठीक है, या वन पर्सन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे पर्सन के अंदर भी रिजेंबल कर जाती हैं। ठीक है, जिस तरह उसने जब उस बुरे शख्स का पीछा किया तो उससे भी फील हुआ कि शायद उससे
वो अपने ही अक्स का शायद वो पीछा कर रहा था, या अपने आप को ही वो तलाश कर रहा था, या कोई ऐसी रिजेम्बलेंस उसे उस बुरे शख्स में दिखाई दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने वेग रखी हैं, बस एक assumption से उसने बनाई है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ऐसे रखते हैं अब इसको। Sir Arthur Conan Doyle said each of Poe's detective stories is a root from which a whole literature has developed. अच्छा, वो कहता है कि पो ने जितनी भी स्टोरीज लिखी है ना, ठीक है, पो यानी इसका राइटर का जो नाम है, पो ने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं वो क्या है, ईच अ रूट फ्रॉम विच द होल लिटरेचर हैज डिवेलप्ड, यानी कि वो पूरे के पूरे लिटरेचर की रूट है। ठीक है, रूट ये है कि वो मिस्टिकल स्टोरीज ज़्यादातर लिखता है। ठीक है, जैसे आप डिटेक्टिव भी कह सकते हो, तफ्तीश करना, इस किस्म की स्टोरीज लिखता है। वेयर वॉज द डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी वो कहता है कि डिटेक्टिव स्टोरीज कहाँ थी, अंटिल पो ब्रीथ द ब्रेथ ऑफ लाइफ इनटू इट, जब तक कि पो ने इसके अंदर, डिटेक्टिव स्टोरीज के अंदर अपनी सांस जो है इसको ज़िंदगी नहीं बख्शी थी, अपनी सांस से इसको ज़िंदगी नहीं बख्शी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि उसने जब तक इस फील्ड के अंदर काम नहीं किया था, डिटेक्टिव स्टोरीज उसने नहीं लिखी थी, तब तक के उसकी इम्पोर्टेंस और उसको अच्छा नहीं समझा जाता था, या उसकी जो अहमियत है वो वाज़िया नहीं हुई थी। बेस्ट नोन फॉर हिज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड द macabre, Poe was one of the earliest American practitioner of the short story. ठीक है, इसकी तो आपको समझ आएगी क्योंकि वो बेस्ट नोन है टेल्स को बताने में, मिस्ट्री को। ठीक है, मैकेब्रे का मतलब हेबतनाक होता है, हेबतनाक चीज़ों को वो एक्सप्लोर करने में माहिर है। ठीक है, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अमेरिकन प्रैक्टिशनर है शॉर्ट स्टोरीज के अंदर, एंड इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर और द फादर ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा। ठीक है, यानी कि डिटेक्टिव फिक्शन के अंदर इसने ज़्यादातर काम किया, डिटेक्टिव स्टोरीज ही लिखता है। In his supernatural fiction, Poe usually dealt with paranoia rooted in personal psychology. अच्छा, ज़्यादातर ये ये जो इसने ये वाली जो स्टोरी लिखी है, इसे आप सुपरनेचुरल फिक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, ये यूजुअली डील करता है किसके साथ, पैरानोया, यानी कि मेंटल इलनेस को कहते हैं। पैरानोया यानी मेंटल इलनेस को ये दिखाता है जो कि छुपी हुई है किसके अंदर, इंसान की अपनी पर्सनल साइकोलॉजी के अंदर। फिजिकल और मेंटल इनफेबलमेंट, न्यूरोटिक ऑब्सेशन। ठीक है, और इंसान की जो जहनी कमज़ोरियां हैं, न्यूरोटिक ऑब्सेशंस जो हैं उसके, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के वहमो ख्याल। वैसे तो ऑब्सेस का मतलब कल्बा पाना भी होता है, यहाँ पे वहमों को मान लिया गया। द डोमिनेशन ऑफ डेथ, ठीक है, कि डेथ जो है वो डोमिनेंट है। फेवरिश फैंटेसीज, हॉरर, अच्छा, बेचैनी वाली कैफियत को इसने दिखाया है। फैंटेसी भी ख्वाबो ख्याल को कहते हैं। हॉरर, इफेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन, डिस्ट्रेस, अच्छा, वॉयलेंस, टेरर, ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ इनर एंड आउटर वर्ल्ड। ठीक है, इनर और आउटर वर्ल्ड का भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना उसमें, वो जो उसने नरेटर को दिखाया है। नरेटर वो खुद था, आई थिंक, जो इसमें था, जो राइटर है, मे बी वो खुद बना हुआ है नरेटर। ठीक है, लेकिन उसने उसको वाज़ेह नहीं किया। अच्छा, ये है हेल्यूसिनेशन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, यहाँ पे तो इसने लिखा हुआ है ना, लफ्जिश या फ्रेबन, यानी कि नज़र का धोखा जिसे आप कहते हो। ठीक है, हाँ, हेलुसिनेशन मतलब यानी नज़र का धोखा, जैसे उसको नज़र का धोखा हो गया था ना, कि उसे पता नहीं उसमें ऐसी क्या चीज़ नज़र है जिसकी वजह से वो पीछा करने लगा, तो आप उसको कह सकते हो हेलुसिनेशन। जैसे अक्सर आप कोई चीज़ कोई देखते हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जैसे आपके जहन में कोई ऐसे वहम सा बनता है कि शायद पहले भी ये हो चुका है। ठीक है, इस तरह, तो उसे आप नज़र का धोखा कह सकते हो, इस तरह के मायने में ले सकते हो। मॉर्निंग ह्यूमन, अच्छा, मातम को भी दिखाया है। ह्यूमन साइकी, ट्रेजिक मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, obscurity, conflicts and often vague ending, isolation। ठीक है, ये सारे वो, इसको तो आपने जस्ट लर्न ही कर लेना है।
द मैन ऑफ द क्राउड वॉज ट्रांसलेटेड बाय गुडलेरे। अच्छा, ये बेसिकली किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है, इसलिए थोड़े से मुश्किल नाम भी हैं। एंड एनालाइज्ड बाय बेंजामिन बिकॉज ऑफ इट्स यूज ऑफ द फ्लेनर एज द लिटरेरी डिवाइस। अच्छा, अब ये फ्लेनर जो है ये भी किसी और लैंग्वेज का ये टर्म है, ठीक है, इसका मतलब होता है बेकार सा, ठीक है, यूजलेस सी कोई चीज़। तो वो कहता है कि ये मतलब कि ये जो स्टोरी है ये ट्रांसलेट पहले इस शख्स ने की, ठीक है, और फिर उसको इस शख्स ने एनालाइज किया था, ठीक है, बेंजामिन ने, क्योंकि इसमें इस तरह की कोई डिवाइस यूज़ हुई हुई थी, लिटरेरी डिवाइस, इसकी वजह से उसने उनको ट्रांसलेट करना पड़ा। मे बी वो डिफ़िकल्ट होगी ना, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में फिर उसको लेकर आए। द स्टोरी बिगिंस विद द फ्रेज, स्टोरी जो है वो इस फ्रेज से स्टार्ट होती है। इट वॉज वेल सेड ऑफ अ सर्टेन जर्मन बुक दैट इज लेस सिक, ये भी वो किसी और लैंग्वेज के वर्जन, सिकनेस लेसन इट डज नॉट परमिट इटसेल्फ। इसका मतलब अब ये है ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है ये, यानी कि एक जर्मन बुक में से ये ली गई है, वेल सेड ऑफ द सर्टेन, हाँ, जर्मन बुक। इसका मतलब ये, इन लाइंस का मतलब ये है, इट डज नॉट परमिट, यानी कि ये परमिट अलाउ नहीं किया जाता, इट सेल्फ टू बी रेड, यानी कि ये बुक खुद ही अलाउ नहीं की करती कि इससे पढ़ा जाए, ठीक है, या ये स्टोरी खुद ही अलाउ नहीं करती कि इससे पढ़ा जाए। ये इसी स्टोरी के वर्ड्स हैं, ठीक है, जहाँ से इसने राइटर ने स्टार्ट लिया है। देयर आर सम सीक्रेट्स, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं, विच डू नॉट परमिट, कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते themselves, अपने आप को, टू बी टोल्ड, कि उन्हें बताया जाए, ठीक है, ऐसा मैं तो स्टॉप कर देती हूँ, बंद हो जाता है। अच्छा, तो इसका कोटेशन में बता रही थी कि वो इस कोटेशन में ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खुद अलाउ नहीं करती कि उन्हें पढ़ा जाए, ठीक है, या उन सीक्रेट्स को जाना जाए। अच्छा जी, आफ्टर एन अननेम्ड इलनेस, अब यहाँ से स्टोरी के बारे में बात शुरू है। आफ्टर एन अननेम्ड इलनेस द अननेम्ड नरेटर, ठीक है, अननेम्ड इलनेस मतलब यानी कि नरेटर को कोई बीमारी थी, ठीक, क्या बीमारी थी, हाँ, उसने बताया नहीं है, ठीक है, द अननेम्ड नरेटर, नरेटर का नाम क्या है वो भी बताया नहीं गया। सिट्स इन एन अननेम्ड कॉफ़ी शॉप, ठीक है, वो कॉफ़ी शॉप का क्या नाम है ये भी नहीं बताया गया, इन लंदन के अंदर। फैसिनेटेड बाय द क्राउड, वो क्राउड से इर्द गिर्द, बहुत ज़्यादा क्राउड है उस कॉफ़ी शॉप के इर्द गिर्द, ठीक है, आउटसाइड द विंडो, विंडो से बाहर, जहाँ पे नरेटर बैठा हुआ था और बाहर ऑब्जर्व कर रहा था। ही कंसिडर्स हाउ आइसोलेटेड पीपल थिंक दे आर, अच्छा, वो ये सोचता है, कंसिडर करता है कि लोग कितने तन्हा हैं, ठीक है, थिंक दे आर, और वो ये सोचते हैं, दे आर, कि लोग ये सोचते हैं कि वो कितने तन्हा हैं, डिस्पाइट द वेरी डेंसनेस ऑफ द कंपनी अराउंड। अच्छा, इस बात को जानते हुए कि उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा थिकनेस है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, ठीक है, ये नरेटर कह रहा है, बात कर द नरेटर। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि आउटवर्ड तो कुछ और हो रहा है, क्राउड मौजूद है, ठीक है, लेकिन मैन के अंदर या वो जो दूसरी लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनके अंदर तन्हाई है, उनकी इनर वर्ल्ड में। द नरेटर फोकसेस ऑन द डिस्क्रिप्ट ओल्ड मैन, अच्छा, फेबल इसका मतलब यानी कमज़ोर, एक कमज़ोर बूढ़े आदमी की वो बात करता है, सम 65, जो कि 65 ईयर्स ओल्ड है और 70 ईयर्स ओल्ड है ऑफ हिज एज। एंड द नरेटर डैशेज आउट ऑफ द कॉफ़ी शॉप, नरेटर जो है वो कॉफ़ी शॉप से बाहर आता है, टू फॉलो द मैन फ्रॉम अफार, यानी फ्रॉम अफार, दूर तक उसका पीछा करने के लिए, ठीक है, बहुत देर से उसका पीछा करने के लिए उसके कॉफ़ी शॉप से बाहर आता है। दिस चेज लास्ट थ्रू द इवनिंग एंड इनटू द नेक्स्ट डे, वो पीछा करता जा रहा है, अगली शाम हो गई है और फिर अगला दिन आ गया, अभी तक वो पीछा कर रहा है।
फाइनली एग्जॉस्टेड, अब वो एग्जॉस्ट हो गया है, द नरेटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मैन, अब वो फ्रंट ऑफ उस आदमी के सामने आकर खड़ा होता है, हु स्टिल डज नॉट नोटिस हिम, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी तक उसे नोटिस नहीं कर रहा। द नरेटर concludes the man is guilty of some terrible unnamed crime, तो वो नरेटर इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो आदमी मेरा सामने इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो गिल्टी है, ठीक है, किसी टेरिबल अननेम्ड किसी क्राइम की वजह से मे भी वो गिल्टी है, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आना चाहता। वो पर्पसली, वो जो राइटर का नाम है, पर्पसली प्रेजेंट्स द स्टोरी, वो स्टोरी को प्रेजेंट करता है एज अ सोर्ट ऑफ मिस्टिफिकेशन, ठीक है, मिस्ट्री से ये वर्ड निकला, मिस्टिफिकेशन, invites readers to surmise the old man's secret themselves, ठीक है, इसके अंदर मिस्ट्री मौजूद है जो कि रीडर्स को इनवाइट करती है कि वो उस ओल्ड मैन के सीक्रेट्स को खुद से समझने की कोशिश करें। Pope prided himself on his ability to create and solve cryptograms. He is known today as one of the most beloved mystery writers in history. अच्छा, क्रिप्टोग्राम्स भी तजस्सुस के मीनिंग में आ जाता है। ही इज नोन टुडे, अच्छा वो आज जाना जाता है मोस्ट बिलवेड मिस्ट्री राइटर इन हिस्ट्री में। ऑन अक्टूबर 3, 1949 पोर वॉज फाउंड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बेल्टीमोर डेलीरियस, इस स्ट्रीट में वो पाया गया था, यानी कि उसकी डेथ भी मिस्टीरियस ही हुई थी, जैसे वो लिखता था मिस्ट्री में वैसे ही उसकी डेथ हुई थी। इन ग्रेट डिस्ट्रेस में था वो एंड इन नीड ऑफ इमीडिएट असिस्टेंस की उसे ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि उसकी डेथ किस तरह से हुई थी, बस वो गली में पाया गया था। पोज फाइनली वर्ड्स वर लॉर्ड हेल्प माय पोर साउल, इसके फाइनल वर्ड्स थे। कंटेम्प्रेरी ऑफ पो एट टाइम रिमार्क्ड, यानी किसी कंटेम्प्रेरी राइटर ने उसके बारे में रिमार्क्स दिए, कहा था उसकी डेथ के बारे में, दिस डेथ वाज ऑलमोस्ट अ सुसाइड, ये सुसाइड थी, अ सुसाइड प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जस्ट वैसे उसके कमेंट है। ये तो मैंने खुद लिखा हुआ कि मे बी द ओल्ड मैन इज द रिजेंबलिंग फिगर ऑफ द नरेटर, हो सकता है, एंड ही ऑल्सो कंपेल्स, और वो उसे मजबूर करता है कि नरेटर जो है वो टू परस्यू हिम, कि वो उसका पीछा करे। The old man represents the vague, complex or isolated condition of all humanity.